गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 दिन करना है हमने। मैं बोल रही थी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 दिन में कवर करेंगे। आज हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और केवीएल एंड केसीएल। ठीक है। कल हम लोग करेंगे गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कल हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले करते हैं 3 टॉपिक्स। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से 2 दिन में हम लोग कवर करेंगे। वेरी गुड, समझ आ गया। बच्चों की जनसंख्या कम हो गई 12th का सिलेबस चलते, 11th में तुम सारे आते थे। आज तो दिल्ली वालों बारिश हो गई है, बेमौसम बरसात। यस मैम। यस यस मैम। मैम, लाइट भी चली गई। कुछ ज्यादा ही हो रही है मैम। लाइट भी चली गई। मतलब हम जहाँ पे मैं नो हूँ वहां मैम। पे बहुत ज्यादा तो नहीं, वहां अभी थोड़ी सी आई है, ज्यादा तो नहीं थी। मैम मैम यहाँ दिल्ली में तो रात से ही हो रही है। दिल्ली में यस मैम। मैम पंजाब से में भी मॉर्निंग से हो रही है। ठीक है, बढ़िया वेदर है, अच्छा है। अपने घर में रहो, अपने स्कूल की छुट्टियां अपने घर बैठ के पढ़ो, मस्त। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम लोग आज सिर्फ जनरल टर्म्स अपने केवीएल केसीएल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। और कल हम लोग ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, पावर कुछ, और ये मीटर ब्रिज और एमीटर, ये 3 चीज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली देखो, ये डेफिनेशन सही में तो मैं क्या ही कराऊं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। तो यानी आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। फिर आती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी चार्ज पर यूनिट। मैम करंट पर यूनिट एरिया। हाँ, आई बाय ए। तो करंट डेंसिटी हो गई हमारी आई बाय ए। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो करंट डेंसिटी कैसी अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी? हाँ। मैम स्केलर। हाँ, तो करंट हमारी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं नहीं, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। और डेंसिटी को करंट करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जिसका फॉर्मूला है J इक्वल्स टू आई बाय ए। मैम यूनिट्स हो गई टेंशन हमारी। क्वांटिटी क्या होता है?
क्या टेंसर क्वांटिटीज में टेंसर ना वो टेंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। टेंसर में ये होता है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको अभी तक तो तुम लोग ऐसे कुछ पढ़ के चलते हो कि स्केलर है, आगे जाके हम इसको टेंसर क्वांटिटीज में बदल देते हैं, कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटी है। तो अभी अपने टॉपिक पे स्टिक करते हैं। अब आई देखो, अब मान लो मेरा ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये बराबर ही है भाई, ये छोटा बड़ा लग रहा है बट ये सेम है। अब मेरे को एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करा जाता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सरफेस से। हाँ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया। करंट डेंसिटी मान लेते हैं कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, तो करंट डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जे वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया जे। अब मेजरली ये जो जे की आई जो ये वैल्यू होती है, ये कैसे लिखते हैं? आई इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आई इक्वल्स टू जे डॉट ए होता है, यानी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। तो यहाँ से आई को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी डॉट डी ए। अगर ये वेरिएबल होती है तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये होता है करंट डेंसिटी का। तो करंट इज अ स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन रहता है वो कैसा रहता है? थर्मल मोशन, थर्मल मोशन रहेगा। थर्मल, अब याद, एक थर्मल मोशन रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रेवल करेंगे तो अब अपनी थर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी होगी उनके पास। लेकिन जैसे ही मैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देती हूँ अक्रॉस द, है ना, इलेक्ट्रॉन्स किसी बैटरी को अप्लाई कर देते हैं किसी कंडक्टर के अलोंग, तो क्या होने लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या प्रोवाइड करती है? एक फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। मान लो मैंने किसी डायरेक्शन में, ये मेरा कंडक्टर था, मैंने यहाँ पर एक इसको बैटरी के अप्रॉक्स कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर जो फोर्स सेटअप होगी वो कहाँ पर सेटअप होगी? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ई, अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगी। इसी फील्ड की वजह से क्या सेटअप होता है? एक एक्सीलरेशन आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, है ना, एक एक्सीलरेशन आ जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं? कि अगर मान लो कोई थर्मल मोशन में था तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? जाता है, फिर वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है, आगे जाएगा, फिर वापस अपनी उसी पोजीशन पे आएगा, आगे घूम के आएगा, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कोई नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहे तो जीरो आती है, ठीक है। बट वहीं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एक्सीलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो आगे जाएगा, जब वापस आएगा ना तो वो इतने अमाउंट का ड्रिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब वो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं मिलेगी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, कैसे निकालते हैं? अच्छा, थर्मल वेलोसिटी की कितना पावर रहता है, कितना रेंज में रहता है थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी का रेंज बताओ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज बताओ। ये पता होना चाहिए रेंज, थर्मल और ड्रिफ्ट का रेंज। थर्मल वेलोसिटी का रेंज होता है 10 टू द पावर से लेके कई बार 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। वहीं पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? टेंस टू द पावर माइनस में होती है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड बताना किस ऑर्डर में होती है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रिएट होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टर्मिनल यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम बोलते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। यानी इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स लग रहा है। ओके,
अब x कितने अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा भाई, F इक्वल्स टू QE एंड QE इक्वल्स टू MA, तो A किसके बराबर आ जाएगा, EE बाय M। और माइनस साइन क्यों लगा देते हैं कई बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, तो ये माइनस साइन वो दिखाएगा। अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, देखो V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो इसमें U कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यानी थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का जब एवरेज करोगे तो वो 0 हो जाता है। अभी एक्सीलरेशन कितनी आई, माइनस EE बाय M टाउ, T को क्या लिखते हैं, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, माइनस EE अपॉन M टाउ। टाउ क्या होता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू देखो ये आई माइनस EE बाय M टाउ। टाउ को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, उनमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को कितना समय लग रहा है, जैसे मीन फ्री पाथ था कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पर है कितना टाइम आता है, तो उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना सीख लिया, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गई VD इक्वल्स टू माइनस EE टाउ M। इसके बाद अब आता है एक बहुत अच्छा रिलेशन, करंट एंड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एक रिलेशन आता है, बच्चों बताओ क्या रिलेशन है। मैम NEAVD। हाँ, तो I इक्वल्स टू DQ बाय DT होता है। यहाँ से सॉल्व करोगे कि मान लो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है, तो क्या लिखते हैं भाई, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वही हम DQ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रिलेशन आता है I इक्वल्स टू NEAVD। VD बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A इज द एरिया, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N क्या है भाई, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है ये पर यूनिट वॉल्यूम लिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। तो I इक्वल्स टू NEAVD। अब देखो यहाँ से मैं A को अगर यहाँ ले जाती हूँ तो ये J करंट डेंसिटी में चेंज हो जाता है, तो एक रिलेशन ये आया, दूसरा रिलेशन आया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, दूसरा रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक होता है तुम्हारा J इक्वल्स टू सिग्मा E, है ना। यस अच्छा अभी इसको देखो, रुको, J इक्वल्स टू NE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी इक्वेशन क्या निकाला था, EE अपॉन M टाउ। तो अब J को लिखो, कितना आया, NE स्क्वायर। देखो ये J की इक्वेशन याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तुम्हें फॉर्मूला पता है वो लिख दिया। तो ये NE स्क्वायर E देखो टाउ अपॉन M, इसको ऐसे लिख दो। तो देखो NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो J इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है इसको हम एक कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं विच इज सिग्मा। तो J इक्वल्स टू सिग्मा E। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी। तो ये एक रिलेशन है। तो ये सिग्मा को इस कांस्टेंट से लिखते हैं, ये याद रखना। NE स्क्वायर टाउ बाय M कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इसमें कैसे लिख दिया, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो ये छोटी छोटी ये वाली वैल्यूज पता होनी चाहिए। J इक्वल्स टू सिग्मा, तो बस J को याद रखो, J इक्वल्स टू NEVD, बस VD का वैल्यू रख दिया तो सारी चीजें कवर हो गई। तो डेंसिटी निकालनी सीख ली, कंडक्टिविटी निकालना सीख लिया, और ये सब फॉर्मूले में बस इतना ही आता है। ठीक है, फिर J इक्वल्स टू NEVD, VD की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से तुम्हारा सिग्मा भी आ गया और रो भी आ गया, दोनों चीजें फाइंड कर ली, रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद एक टर्म आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए तुम्हें, EE बाय M टाउ। E से E कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचा, E टाउ बाय M। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारी ये वैल्यू आई है, ये E टाउ बाय M, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये तुम्हारा मोबिलिटी हो गया। अब ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं देखो, J इक्वल्स टू रो E, ये भी सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ये इक्वेशन भी सिर्फ ओम्स लॉ के लिए ही वैलिड है।
ठीक है, ये इक्वेशन ओम्स लॉ के लिए ही वैलिड है और V इक्वल्स टू आई आर भी जो है ये ओम्स लॉ से ही निकल के आती है। तो ओम्स लॉ के लिए ये दोनों चीजें वेरीफाई है, दोनों इक्वेशंस वेरीफाई करती हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर आई वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है, V इक्वल्स टू आई आर, और अगर V अपॉन आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी। भाई ज्यादातर यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, V और यहाँ पर I, तो रेजिस्टिविटी मिलेगा। अगर I और V का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का वैल्यू मिलेगा, मतलब स्लोप से। देखो VI का स्लोप क्या दे रहा है, मतलब कि VI क्या होता है, एंगल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y बाय x से दिखाते हैं ना ज्यादातर, y बाय x। तो y पे क्या है, v अपॉन आई, अगर ये होगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर I बाय v होगा तो कंडक्टिविटी मिलेगी। इस तरीके से देख लें। रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तुम्हारे ज्योमेट्री पे, मतलब कि किस रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा ज्योमेट्री, यानी किसी भी कंडक्टर की कितना क्या लेंथ है, कितना एरिया है, इस चीज पर। और दूसरी चीज पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी ज्योमेट्री पे भी है और टेम्परेचर पे भी है। ओके, और मैं बात करूं डेंसिटी की तो रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ बोलो, मैम टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड मटेरियल। यानी यस जो तुम्हारी डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, ये तुम्हारी इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक क्वांटिटीज होती हैं, जैसे डेंसिटी जो कभी चेंज नहीं होती, ऐसी रेजिस्टिविटी जो कभी चेंज नहीं होगी, बस टेम्परेचर के चेंज होने से थोड़ा सा चेंज हो सकती है। ओके, अब मेरे को बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या काम होगा टेम्परेचर के बढ़ने पे, मैम वो भी बढ़ेगी। हाँ वो भी बढ़ेगा। वो भी बढ़ेगी, वेरी गुड। और टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कम हो मैम बढ़ जाएगा, जाएगा मैम। कम। हाँ ये घट हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन ज्यादा फास्ट होगा। तो कोलिजन फास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका रीजन भी क्या है, कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अगर इनडायरेक्टली पूछे नंबर ऑफ कोलिजन्स का क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जिसमें से पहला है तुम्हारा मटेरियल, मतलब के डायमेंशंस पे तो नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर करेगी और मटेरियल पे। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी पे तुमने क्या बोला कि मैम अगर कंडक्टर्स के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी का, जिसमें हम लिखते हैं R2, या इसको अच्छी तरीके से लिखना रहेगा, किसी T टेम्परेचर पे अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, किसी टेम्परेचर पे गिवन रेजिस्टेंस लिख लो 1 प्लस अल्फा, यहाँ याद रखो ये क्या है, डेल टी। तो ये डेल टी क्या होगा, ये डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यहाँ पे लिखती हूँ डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि फाइनल टेम्परेचर पे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, और इनिशियली कितना टेम्परेचर था, टी इनिशियल और ये टी फाइनल। मतलब फाइनल मतलब ये है कि कितने पर तुमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और इनिशियली जो तुम्हें गिवन है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 5 चीजें हैं। टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है, किसी फाइनल टेम्परेचर पर पूछेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अल्फा रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या रहेगा, अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव। अल्फा क्या है, पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इस इक्वेशन को सेमीकंडक्टर्स के लिए लगा सकते हैं, नो मैम। नो मैम। नो मैम। लगा सकते हैं।
इस इक्वेशन को आप सेमीकंडक्टर्स के लिए भी लगा सकते हो। फर्क क्या आ जाएगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं, ये अल्फा क्या हो जाएगा, उसके लिए प्लस ही रहेगा, पर वहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। बस इतना फर्क है, ये आप लगा सकते हो इक्वेशन को दोनों के लिए। बस वहां पर ये जो अल्फा है वहां पर सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर्स में करंट बढ़ता है, ठीक है। तो वहां पर ये अल्फा नेगेटिव, बस इतना डिफरेंस है, दोनों के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब ये ग्राफ है सेमीकंडक्टर्स का, क्या है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो, रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी, हमारे कंडक्टर्स में बढ़ रही थी रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, बट सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, और तुम्हारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा डिक्रीजिंग। ठीक, चलिए अब बेसिक हो गया है, अब आप क्वेश्चंस करिए। लास्ट तक टिके रहना, सीरीज पैरेलल और केवीएल केसीएल वो सीख के जाएंगे। मैम 22 कूलम। ठीक है, सबका आ गया। तो भाई करंट तुम्हें गिवन है एक इक्वेशन में, इतने से इतने अमाउंट, इतने से इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो पूछा है। तो आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी, डी क्यू इज आई डी टी। तो आई तुम्हें गिवन है, डी टी डिफरेंट, उसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स लगा दो 1 से 2। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर आ रहा है 22 कुलाम्स। ठीक है, सबका यही आया है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो सिर्फ, हाँ तो कुछ नहीं करना था, इजी सा क्वेश्चन था। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, मुझे मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। डी क्यू निकालना है तो आपको आई डी टी करना है, तुम्हें पता है डी क्यू है, क्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टाइम लिमिट दी है 1 से 2, तो यहाँ से सॉल्व करके 22 गुलाम आ जाए। ठीक है, ये वाला करिए। तो ये भी कर लोगे, अल्फा बीटा 20 प्लस यस 30। मैम। हाँ, चलो ये वाला कर लो। तो देखो दो इक्वेशंस बनेंगी। अब ऐसा यस मत मैम। करना कि पहली इक्वेशन से अल्फा निकालो और फिर दोबारा इक्वेशन बना के अल्फा रखो, वो पड़ेगा लेंथी। जब भी ऐसी दो इक्वेशंस बन रही हो तो जो अल्फा दोनों के लिए सेम रहेगा, तो डिवाइड करके अल्फा अल्फा कट कर देना, लेंथी मत बनाओ सवाल। इक्वेशन रिजॉल्व कर लो।
देखो तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास 0 डिग्री, 100 डिग्री और कितनी डिग्री है, दूसरा तीसरा T डिग्री, मतलब वही निकालना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, 10.2, 10.95। तो RT मतलब किसी T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, तो यानी ये है 10.10.2। R0 यानी 0 डिग्री पे कितना, 10। 1 प्लस अल्फा नहीं मालूम, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 100 और 0 में 100 डिग्री का। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो अब क्या करना है, या तो तुम फर्स्ट और थर्ड में लगा दो, या सेकंड और थर्ड में, तुम्हारी मर्जी है किस में लगाना चाहते हो। फर्स्ट में और सेकंड में भी लगा लो, और सेकंड थर्ड दोनों में कोई ना कोई इक्वेशन लगा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूं 10.95 इक्वल्स टू R0, कितना है R0, 10। 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T माइनस 0 डिग्री। तो ये मेरा ये फायदा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री लेने से, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया तो ये 0 तो हट जाएगा। तो ये इक्वेशन अब आगे बनाते हैं। तो 10.95 इक्वल्स टू 10, 1 प्लस अल्फा T, ये T तो चाहिए मुझे। तो आप देखो अब इसको ना, या तो तुम पहले इक्वेशन से अल्फा निकालते फिर सेकंड में इस वाली में रखते तो ये पड़ता लेंथी। अब देखो इसको थोड़ा आगे इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लो। 10.2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 अल्फा 100। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा, 0.2 इक्वल्स टू 10 अल्फा 100। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो। 0.95 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 10 अल्फा T। तो ये इक्वेशन थर्ड और ये 1, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। यस मैम। तो इस तरीके से सॉल्व करना है तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, ये T100, बस अब तुम्हें जो करना है कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ रहा है, एक बार चेक करना है एक बार। क्योंकि तो इसमें तुम्हें अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जैसा ये इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से सॉल्व करना। टेम्परेचर की वैल्यू आएगी सेल्सियस में 7, सेल्सियस में आएगी 475 डिग्री। कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर R0 ही रहेगा ना भाई। मैम वो 10.95 था ना, 0.95 थोड़ी था। 10.95 कितना बचेगा, 0.95 तो बचेगा। मैम नीचे जाएगा ना 0। मैम ये आंसर 10, कितना है? ये नीचे नहीं जाएगा, ये माइनस कर दिया ना मैंने, ये 10 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 10 अल्फा T। आंसर इसका आ रहा है सेल्सियस में कि केल्विन में, केल्विन। 748। हम सेल्सियस में आएगा 475। हाँ, सेल्सियस में आएगा 475 डिग्री। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये तो वही सवाल है। हाँ, ये वाला करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार ना यहाँ पे ध्यान से समझो। दो वायर्स हैं, क्या क्या चीज सेम है, देखो मटेरियल सेम है, मतलब इसका रेजिस्टिविटी सेम हो गया। ठीक है, हम मास वॉल्यूम भी सेम सेम, रहेगा। रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम है दोनों वायर्स की, और सेम मास है, मास भी सेम है। ठीक है,
और रेडियस गिवन है। तो अगर मैं लिखूं रेजिस्टेंस ऑफ ए तो कैसे लिखोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बी लिखोगे आप रेजिस्टिविटी ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। अब मान लो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो डेंसिटी मेरी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो मेरे पास क्या बनेगा, कुछ लेंथ ऑफ ए, अच्छा ये तो एरिया ए का ही आएगा। डिवाइड करेंगे ना इन दोनों को तो एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब देखो हमारे पास एरिया में तो हमें पता है, एरिया तो हमें लिखना आता है कि पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, रेडियस गिवन ही है। अब लेंथ का नहीं पता कि भाई लेंथ का रेशो क्या बनने वाला है, एल ए अपॉन एल बी जो ये है, इनका रेशो क्या बनेगा ये नहीं मालूम। तो ये देखो यहाँ से मास है, अब डेंसिटी भी मैंने क्या बताई थी, इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, तो मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू, डेंसिटी। यानी यहाँ पे सेम मास है, यानी मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी। ठीक है, अब मास ऑफ ए हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी। अब सेम मास सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल की डेंसिटी सेम ही रहेगी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट गई। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों बताओ, किसी वायर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम एरिया है ना, एरिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया इनटू लेंथ। हाँ एरिया इंटू लेंथ। अब देखो एरिया इंटू लेंथ, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी। तो लेंथ का रेशो हमने अब एरिया में निकाल लिया, निकाल लिया। तो ये ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो ये कर लिया हम लोगों ने सवाल। अब आप जो ये रेशो है लेंथ को एरिया में कर लो कन्वर्ट, फाइनल आंसर बताओ। जिसको नहीं समझ में आए वो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे को पूछ लेना क्वेश्चन। फाइनल आंसर बताओ। एरिया को क्या लिख सकते हो, पाई आर में, और रेडियस दोनों का गिवन है। क्या हो गया, मैम 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, नहीं 8 नहीं आ रहा। एक बार ये चेक कर लो ना, ये लेंथ वगैरह, लेंथ अपॉन ए अपॉन एरिया ऑफ ए, तो ये आया मेरा एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, और तो लेंथ ऑफ ए अपॉन एल अपॉन बी, एल ए अपॉन एल बी, तो ये ए बी अपॉन ए का स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर पाई से पाई कट गया, मतलब आर बी का 4 अपॉन आर ए का 4। और बी कितने हैं भाई, रेडियस हमारे पास, बी का रेडियस और ए का रेडियस लिख लो। बी का रेडियस कितना है, द वायर ऑफ रेडियस बी हैज रेडियस 4, तो इसका 4 का 4, और ए कितना है, ए का दिया ही नहीं, वायर है 2 mm, तो ये 2 का 4 कितना बनेगा, 32। ये कितना बनेगा एक बार इसको चेक कर लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके,
16 16 आ रहा है, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 आएगा तो हमारे पास बी वाले का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 2, तो बस आ गया यहाँ से। तो 16 दूनी मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आर बी कितना आ गया, आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, यार ए अपॉन आर बी तो था, तो आर बी का रेजिस्टेंस 2 गिवन है, तो आर ए कितना आ जाएगा हमारे पास 16 दूनी 2 32 है। तो आंसर भी यही है 32। वेरी गुड, कर लेंगे। तो ये इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसी तरीके से ही आते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। मास सेम तो मास को बराबर रखो। मास को कैसे लिखते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एक एक बेसिक से हमें सवाल सॉल्व करना है। चलो ये बताओ जल्दी से। सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी ऑप्शन। सेमीकंडक्टर की है तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ऑप्शन सी। ओके, ये क्वेश्चन बस एक बार बता दो कि कैसे करेंगे। हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। हाँ, तो देखो Yes. हमें क्यू गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू का डेरिवेटिव किया तो डी क्यू बाई डी टी मुझे आई मिल गया, आई की एक वैल्यू आ जाएगी। अब आई की वैल्यू भी जो आएगी वो टी की टर्म्स में आएगी, अगर हम निकाल ही लें तो अल्फा माइनस 2 BT और ये प्लस 3 गामा T स्क्वायर, ये कुछ आ गई। अब पूछा है करंट की वो वैल्यू निकालो जो मिनिमम है, तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो भाई इसका भी मुझे निकालना पड़ेगा कि किस टाइम में करंट मिनिमम होगा, तो यानी इसका भी दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये डी आई बाई डी टी करेंगे और इसको बराबर किसके रखेंगे, 0 के, है ना। यस तो मैम। यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, मतलब उस टाइम पे आई की वैल्यू 0 है, फिर बराबर फिर टी की वैल्यू रख दो, उस टी टाइम पे आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर करना, एक बारी में सही आना चाहिए। मैम बी ऑप्शन। फिर चेक करो, मैम बी नहीं, बी नहीं सेकंड, गिवन, नहीं सेकंड। मुझे पता नहीं, सब यही गलती करेंगे। देखो ध्यान से करो, जो क्वेश्चन जितना इजी लगता है ना ये समझ लेना, उसमें उतनी गड़बड़ मिलेगी। ज्यादा तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, तुमने देखा एरिया को डबल कर दिया, जे का पता ही आई बाई ए होता है। जितना क्वेश्चन इजी लगेगा ना उसमें समझ लाना, उसमें कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, बेसिक। आंसर इसका ऐसा है, क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट, मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए कंडक्टर is this, the conductor is now replaced by another conductor जिसका मटेरियल सेम है, मतलब कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया को हमने डबल कर दिया, ठीक है। द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, मतलब वोल्टेज में भी कोई चेंज नहीं करा। तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है कि नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा। तो अभी तुमने देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया है कि मैम ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी ई बाय एम टाउ, ठीक है।
तो देखो यहाँ से तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं, यहाँ एरिया का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में कोई रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है। और दूसरी चीज क्या है, वोल्टेज। चलो वोल्टेज का तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/L, है ना। बट यहाँ से तो वोल्टेज भी सेम ही है, यानी एरिया के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए। तो एरिया के साथ रिलेशन कब आता है, जब करंट डेंसिटी लिखते हैं, है ना, NEVD। तो J को क्या लिखते हैं, I/A, यहाँ मिल गया एरिया, यहाँ लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन E इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी पहले। अब देखो करंट कब कब चेंज होता है, आई कब कब चेंज हो सकता है, पोटेंशियल तो सेम ही है ना, पोटेंशियल सेम है, मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो एक बात बताओ, करंट चेंज होगा, नो मैम। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो और J इक्वल्स टू I/A एंड E, आई को और क्या लिख सकते हैं, डेल V बाय, अच्छा आई और किस चीज पर डिपेंड, आई को और क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू IR। आई में तो कोई आई V की वजह से तो कोई चेंज नहीं आ रहा। अब एक चीज देखो, रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस की ज्योमेट्री चेंज होने से रेजिस्टेंस पे चेंज आता है, देखो I/A है तो आई को क्या लिखूंगी मैं, V/R, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा V/R, ठीक है, लिखा, ओके। अब देखो क्या लिखते हैं, 1 एरिया इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अब रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी जो एरिया के टर्म्स में है वही वो लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, ρL/A, देखो इंटू A इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, एरिया से एरिया कट गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी भी बराबर नहीं चल रही है। क्या मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या मेरी डेंसिटी चेंज हुई, नहीं हुई। क्या मेरा लेंथ चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हुआ, नहीं हुआ। नंबर चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अब तुमने आधा कैसे किया मुझे वो बताओ, कौन से फॉर्मूले से तुमने आधा कैसे करा, तुमने बस ये यहीं पे कर दिया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू I/A एंड E, तो एरिया 2 टाइम्स हो गया, तो ये पुराना वाला, ये 1/2 है ना। यस मैम। हाँ वेरी गुड। करंट का तो देखो, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट कांस्टेंट क्वांटिटी थोड़ी है, पोटेंशियल सेम है, बट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, बट रेजिस्टेंस चेंज हो सकता था, पर एरिया पर इंडिपेंडेंट हो गई आखिर में जाके। ये था क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। तो तभी मैं कह रही हूँ क्वेश्चन जो जितना इजी लगे ना कि 1 सेकंड में आ गया ये, तो उसको पहले ध्यान से एक बार देख लेना, ये बहुत सोचने और समझने की चीज है पेपर के लिए भी। वेरी गुड, ए ऑप्शन हमारा गलत आ गया, मतलब सही आ गया। ये वाला करो, तो जब भी चार्ज रिवॉल्व सर्कुलर मोशन में रहता है तो हमारे पास एक फॉर्म आई इक्वल्स टू Q/T, टी टाइम होता है, तो उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड में चेंज कर देते हैं कि वो पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, वही टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 टाइम को ओमेगा। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस और वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, ओमेगा की टर्म्स में 2π ओमेगा से, तो यहाँ पे 2π ओमेगा। और टाइम पीरियड को लिखने का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास मान लो 2πr है, और वेलोसिटी जो भी गिवन हो वो भी एक टाइम पीरियड हो जाता है। तो देखो I इक्वल्स टू Q/T, तो Q का Q रखा, T का रखा 2πr और ये V, यानी EV/2πr। तो एक हमारे करंट का सर्कुलर में ये फॉर्मूला भी होता है, और एक अभी तुमने निकाल दिया, वो क्या था, Q/2π/ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया, तो ये एक फॉर्मूला। तो ये सब बेसिक से ही निकल के आए हैं,
ये देखो ये वही है, इसमें याद रखना है जब भी स्ट्रेचिंग का कोई क्वेश्चन आए ना कि किसी लेंथ को पकड़ के खींच दिया है, किसी का एरिया डबल कर दिया है, किसी की लेंथ को कंप्रेस कर दिया है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट का। बस वॉल्यूम कांस्टेंट का क्वेश्चन लगा दो, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा दो, मतलब एरिया इनटू लेंथ शुड बी कांस्टेंट। बस तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो देखो या तो तुम्हें लेंथ में बताएंगे कि लेंथ को चेंज किया है, या तुम्हें बताएंगे एरिया को चेंज किया है। तो जो चेंज तुम्हें गिवन हो उसे रखो, दूसरी वाली टर्म को। देखो दो ही तो चीज है, एक लेंथ या एरिया। अब याद रखना अगर लेंथ को चेंज करोगे तो एरिया में चेंज आएगा, एरिया को चेंज करोगे तो लेंथ में चेंज जरूर आएगा। पर क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन होगी। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है कि स्ट्रेच टू द एंड टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ गिवन है, एरिया का कोई चक्कर नहीं, हाथ दिया ही नहीं है, बट तुम्हें समझ जाना है मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। यानी लेंथ को मैं रखना चाहूंगा तो लेंथ को कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसके लिए मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेंथ रखनी है। तो ये फॉर्मूला हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यानी मैंने एरिया से इंडिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की खत्म कर दी। तो एक चीज से डिपेंडेंसी खत्म कर दो, तो ये रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब जब आर डैश निकालोगे तो तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी चेंज होने की नहीं ना, वॉल्यूम चेंज होगी, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज हो जाएगा, एल डैश स्क्वायर पे। तो अब ये देखो कितने टाइम्स आ गया इनिशियल लेंथ के एन टाइम्स, तो ये कितना हो गया एन स्क्वायर, तो यानी एन स्क्वायर टाइम्स नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो वॉल्यूम अब ये एरिया में चेंज देता तो मैं रेजिस्टेंस को कैसे लिखती, रो एल अपॉन एरिया। अब मुझे एरिया रखना है, तो एरिया रखने के लिए मुझे लेंथ वाले को वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, तो मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी। तो आर इक्वल्स टू रो, ऊपर वाली टर्म वॉल्यूम बन गई अपॉन ए स्क्वायर। तो अब रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो एरिया पे आ गई, तो इसलिए एक टर्म से डिपेंडेंसी खत्म कर लेनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब भी कोई चीज लेंथ को हम लोग स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं या रेडियस में चेंज करते हैं, तो इस तरीके से। ओके यस मैम। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो। डी। इतनी जल्दी करते हैं और आंसर भी गलत। पेपर में मत कराना तुम लोग ऐसे, तभी मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट लगाओ। और कभी भी ना जल्दबाजी मत करना, बस ये करना जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस अगर वो कॉन्सेप्ट आता है, पेपर में कर रहे हो कॉन्सेप्ट आता है, उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में मत कर देना। एक वही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस क्वेश्चन का, वो भी जल्दी में कराए और वो भी गलत, फिर क्या मैम सी फायदा। ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन, वेरी गुड प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जब भी आंसर करती है आंसर हमेशा सही करती है, या करेगी नहीं या आंसर सही। वेरी गुड प्रतिष्ठा की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया, वेल डन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो लेंथ को घटा दिया है 1/4 से, 1/4 से लेंथ को घटा दिया है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/n स्क्वायर हो गया आपकी बार, 1/n स्क्वायर इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो एन स्क्वायर कितना है 4, 160/16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 160/16 करोगे तो 10 ओम। अभी भी नहीं आया क्या, आ गया मैम, 10 मैम। चलो आ गया तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक केसीएल और केवीएल, सबसे आसान होता है। ठीक है, केसीएल और केवीएल। केसीएल क्या होता है कि किसी भी नोड से आने वाले करंट और जाने वाले करंट सेम है, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी है, बस कुछ कुछ 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। अब कोई भी जंक्शन, ये किसके लिए अलाउड होता है, जंक्शन के लिए। तो जंक्शन पे बहुत सारे करंट एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे I1 I2 I3 इनकमिंग है, तो इन I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएंगे, I4 प्लस I5 I5।
हाँ, तो ये होता है मेरा केसीएल। तो केसीएल जो है हमेशा किसी एक नोड पे लगाते हैं। नोड मतलब जहां पर बहुत सारे करंट आ रहे हो या जा रहे हो। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग करंट होता, जैसे कई बार हम मान भी लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं नोड बना दूंगी। मान लो यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ करंट क्या हो रहा है, आउट गोइंग है ना, इनकमिंग कोई करंट ही नहीं है। तो यहाँ पर आउट गोइंग को किसके बराबर कर देते हैं फिर, जीरो। जीरो के बराबर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था कैपेसिटर वाले में। तो यहाँ पर वो चीज हो जाती है, बस हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। फिर आता है केवीएल। केवीएल में दो चीजों का याद रखना होता है, पहला और दो। पहली चीज क्या है कि क्लोज्ड लूप में अगर क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो वो क्या आता है, जीरो। फिर उसके बाद पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, वो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल। मान लो कि मैं इस वाले लूप की बात करती हूँ, फर्स्ट लूप, इसमें अपनी मर्जी से मैं कोई करंट बना देती हूँ। ठीक है, मान लो ये करंट है, यहाँ इस बैटरी से निकला आई करंट। ठीक है, यहाँ I2 I1 चला गया, यहाँ पर कुछ I2 करंट आ गया, फिर यहाँ से घूम के ये I2, बस ये अभी मैंने बनाया है इतना। तो हम अब लिखेंगे कैसे, देखो पहली बात तो ये लिखनी है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा, करंट की डायरेक्शन का मतलब है, देखो ऐसे समझो, यहाँ से समझो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये मैंने सर्किट बनाया, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल विच इज V। अब देखो करंट इस ऐसे फ्लो कर रहा है I। अब इसका मुझे क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, मान लो अगर मैं ऐसे जा रही हूँ लूप में ABCD, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, और मैं चल Yes, भी इसी sir. लूप में रही हूँ। तो अब देखो मुझे A से B जाना है और मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो A से B की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अच्छा, A से B करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, Negative. मतलब हाई पोटेंशियल टू, ऐसे याद रख लिया करो, रटने की चीज नहीं है। तो ये पता है करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब अगर तुम A से B जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और कितने से ड्रॉप हो गया, IR1। तो भाई उसका साइन भी तो लगाओगे कि ड्रॉप हुआ है, कितना, माइनस। Yes, तो ma'am. करंट की डायरेक्शन में अगर चल रहे हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमें माइनस साइन लगा के चलना है। ऐसी मैं R2 में लिखती हूँ, तो मैं लिखूंगी -R2, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्योंकि B टू C करंट जा रहा है, इसका मतलब C का पोटेंशियल B से भी कम है, वरना तो जाएगा ही नहीं। अब देखो D2A, यानी जब EMF लिखते हैं तो EMF में भी डायरेक्शन, अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ा, प्लस B। क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल जीरो, तो क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल जीरो कर दिया ऐसे। ठीक है, और अगर मैं यही इस करंट की उल्टी डायरेक्शन में चलती, करंट जिस डायरेक्शन में है उससे उल्टी डायरेक्शन में जाती, तो पोटेंशियल बढ़ रहा होता। यानी अगर आप डी पॉइंट से चलना शुरू करो, डी से सी कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं हुआ, C2B, मैं अब C2B जा रही हूँ। अब बताओ अगर मैं अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हूँ तो आप कैसे लिखूंगी, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा ना, अब अपोजिट ma'am. डायरेक्शन में, यस मैम। तो आप पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आप लिखोगे प्लस IR2। अब B2A गए, तो B2A यानी करंट की अपोजिट डायरेक्शन, करंट की अपोजिट डायरेक्शन यानी लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हो आप, तो प्लस मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, IR2 से। तो ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है वो आप लिखते हैं IR, तो वो लिख दिया बस। फिर आप अब डी पॉइंट पे वापस जाना है क्योंकि क्लोज्ड लूप बनानी है, तो अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ, तो ये नेगेटिव भी हो गया, इक्वल टू 0। तो दोनों चीजें सही हैं, आप कैसे, बस ये दो चीजों की याद रखनी होती है जब हम केवीएल लगाते हैं तब। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो बिना गलती के। मैम डी ऑप्शन। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे देखो जब मैंने
जब हमने कैपेसिटर वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने x माइनस लिखा था। x माइनस क्यों? क्योंकि करंट इधर जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो x माइनस लिखा था क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन। तो एक चीज, कब केवीएल लगाना है, कब केसीएल लगाना है, अपनी मर्जी से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो क्लोज्ड लूप नहीं है, ठीक है। केवीएल लगाएं तो क्लोज्ड लूप नहीं है, पर मेरे को एक नोड बनती हुई दिख रही है, जंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है जंक्शन। क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो क्या पूछ रहा है, करंट बता दो इन इसमें ब्रांचेस में। तो करंट हम कैसे बता सकते हैं भाई? अब देखो सीरीज पैरेलल लगा नहीं सकते इसमें, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को, मतलब यहाँ पर कोई करंट आई आएगा, इधर I1 चला जाएगा और इधर I2 चला गया, वही हमें निकालना है कि कितना आया है। देखो इस पॉइंट, अब देखो इस पॉइंट पर मैं केसीएल लगा सकती हूँ, केसीएल लगा सकते हैं, यानी सिग्मा आई इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो I1, आई जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर, और I1 प्लस I2 एग्जिट। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब आई किसके बराबर होता है भाई? डेल वी बाय आर। देखो ये मैं v इक्वल्स टू आई आर लिख देती हूँ, पर ये अंडरस्टूड है कि v जो है ये पोटेंशियल का चेंज है, डेल वी। ओके, आई का पोटेंशियल, अब मैं मान लेती हूँ इस नोड का पोटेंशियल कुछ x है, तो कर दो अब काम। ए पॉइंट का कितना पोटेंशियल है? 2 वोल्ट। हर पॉइंट का पोटेंशियल तो गिवन होगा 30 ही। वोल्ट है ये का। क्वेश्चन हर पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है ना। ए का कितना है? 30, बी का कितना है 12। 12 और सी का 2, है ना। तो ये Yes. सबके पोटेंशियल तो मुझे गिवन है। तो अब मेरे को पोटेंशियल का चेंज लिखना है। अब देखो खुद, अब यहीं पे प्लस माइनस भी सीख जाओगे कि प्लस माइनस कैसे लगाते हैं। ओके, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मुझे खुद बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का कि एक्स का? मैम ये का। ए का। तो अब तुम 30 प्लस एक्स लिखोगे कि 30 माइनस एक्स लिखोगे? माइनस। हाँ 30 minus x. बस हो गया काम। तो 30 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस 10। अब ऐसे ही देखो, अब देखो I1 करंट है, यानी ये इधर भी पोटेंशियल तो एक्स ही रहेगा और हमारा पोटेंशियल इधर भी एक्स ही रहेगा। ओके, एक्स से बी जा रहे हो तो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? बी का पोटेंशियल कम है, तो सिंपल सी बात है, तुम लिखोगे एक्स माइनस बी अपॉन 20। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे एक्स माइनस 2 अपॉन 30। तो हमने एक्स प्लस तो नहीं लिखा, बस यहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव भी तुम सीख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ से x आ जाएगा यानी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आते ही r निकाल लोगे, डेल v इक्वल्स टू आई आर। जो भी x की वैल्यू आए, रेजिस्टेंस भी है, पोटेंशियल भी है, i आ जाएगा। क्लियर है? तो ये केसीएल, केवीएल से आसानी से क्वेश्चन जल्दी केसीएल से होते हैं, और केसीएल लगाना आसान भी है। सिग्मा आई, और आई क्या होता है? v बाय आर। अब यही क्वेश्चन मैं चार्जेस के लिए लगाती, कैपेसिटर में कैपेसिटर होता और चार्जेस होते, तो वहां पर हम लोग सिग्मा क्या लिखते? आई की जगह क्यू, और वहां पर क्यू क्या होता है? सीवी। तो वहां पर इनटू में जाती हैं चीजें, कैपेसिटर और ये होता है एक्स, 30 माइनस एक्स या वॉट एवर, तो वहां पर इनटू में चली जाती, यहाँ पर डिवाइड में। तो बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगेंगे। अब आंसर बताओ इसका फटाफट से, मतलब कर लेना। ए ऑप्शन। मैम ए D ऑप्शन। option. वेरी गुड, डी ऑप्शन। मुझे क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही। तो तुमने गलत, तुम क्या कर रहे हो यार? डी नहीं है इसका।
20 ओम ऊपर वाला पूछा है, I1 पूछा है, I1। I1 मैम सी इसका ऑप्शन what मैम। होगा? हाँ सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। तो हम अब अगर इस चैप्टर में 3 दिन लगेंगे, हम 3 दिन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं। मीटर ब्रिज हो गया, तुम्हारे पावर हो गई, सेल हो गई। अगर 3 दिन लगेंगे तो हम 3 दिन देंगे, बट इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से 2 से 3 सवाल तो आ ही जाते हैं। ठीक है भाई, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। Bye, ma'am. बाय।